So okay, so let's start. The new topic or next topic is our, that is artificial intelligence. It is also very interesting as that of your cloud computing. Artificial intelligence मतलब exactly होता क्या है कि जो रोबोटिक्स वगैरह हम लोग जो सुनते हैं, जैसे मतलब कोई मशीन है जो एज अ ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करेगी या जो एज अ ह्यूमन काम करेगी, दैट ऑल थिंग्स आर कम अंडर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे अभी हम लोग देखते हैं गूगल का जो नया फीचर है गूगल असिस्टेंट, जहाँ पर हम लोग किसी असिस्टेंट को बात कर सकते हैं, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उस तरह की डेटा वो हमें क्या करेगी, प्रोवाइड करेंगे. तो दिस इज कम योर अंडर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो है, रोबोट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं. जैसे अभी आप लोग अलग अलग ऐड देख सकते हो जहाँ पर नए नए जो सीरी वगैरह है, उसके बाद गूगल असिस्टेंट के अलग अलग डिवाइसेस, स्पीकर्स वगैरह निकले हैं. सो ऑल दिस डिवाइसेस आर योर द एग्जाम्पल ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज artificial intelligence is exactly. So artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes on the creation of intelligent machines that works and react like a ह्यूमन. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग इस तरह की मशीन्स डेवलप करते हैं जो मशीन किस चीज़ का काम करती है, जो मशीन एक्ट करती है एज अ ह्यूमन, मतलब होती मशीन है बट वो वर्क करती है ह्यूमन जैसा. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम रोबोटिक्स. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोटिक्स से ज़रा डिफरेंट होता है बट इट्स रिलेटेड टू सम एक्सटेंट. मतलब एग्जैक्टली रोबोटिक्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है आपका रोबोटिक्स. ओके, जहाँ पर मशीन्स जो होती है विच सेंस देयर इन्वायरमेंट, perform the calculation and do the physical task by themselves or under the direction of some people. तो जो रोबोटिक्स होता है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर जो है कोई भी एक ही टास्क परफॉर्म की जा सकती है. पर अगर हम लोग इसकी बात करें रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स के अंदर जो है सेंस द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को समझना, उसके बाद अलग अलग कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, फिजिकल टास्क परफॉर्म करना. जैसे अभी बहुत सारे होटल्स में जो है रोबोट्स एज अ वेटर का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर पे भी रोबोट एज अ मेड का काम करते हैं. तो यहाँ पर फिजिकल टास्क भी जो है वो रोबोट से करवाई जा रही है. बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो है रोबोट्स को फॉर वर्किंग के लिए रखा गया है ना. तो ये सारे जो रोबोट्स है ये इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फिजिकल टास्क भी कर सकते हैं. वेयर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिवाइस है वो एट ए टाइम कोई भी सिंगल टास्क कर सकता है. ओके, सो हम लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ देखेंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो मशीन लर्निंग ऑटोमेट्स द एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग टू फाइंड द हिडन इनसाइड इन डेटा विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू लुक फॉर समथिंग इन अ पर्टिकुलर और ड्रॉ अ सर्टेन कंक्लूजन. सो मशीन लर्निंग जो होती है, मशीन लर्निंग के अंदर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो वॉशिंग मशीन वगैरह होती हैं, तो आजकल जैसे आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक फ्रिज निकले हैं, ऑटोमेटिक एसी निकले हैं ना. तो ऑटोमेटिक एसी क्या करते हैं, वो वेदर मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनल कूलिंग जो है रूम की वो एडजस्ट करते हैं. फ्रीज भी वैसे ही निकले हैं. रेफ्रिजरेटर आउटर इन्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनल कूलिंग जो है फ्रिज की उसको एडजस्ट कर लेते हैं. सो दिस न्यू टेक्नोलॉजीज दैट इज मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मशीन्स इन्वायरमेंट को सेंस करके ऑटोमेटिकली खुद के फीचर्स को चेंज करेगी. विद दिस कम अंडर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन न्यूरल नेटवर्क इमिटेट्स द ब्रेन्स array of interconnected neurons and relay the information between the various units to find the connection and derive the meaning from the data. तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे को इंटरनली कनेक्टेड होते हैं. जैसे हम लोगों को खुद को पता है ठंड लग रही है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, गर्मी लग रही है तो हम लोग फ़ैन या कूलर लगा कर बैठ जाते हैं ना. तो हम लोगों को खुद को पता होता है कि अगर कोल्ड वेदर इन्वायरमेंट है तो हम लोगों को वार्म चीज़ें पहननी चाहिए, अगर हॉट इन्वायरमेंट है तो हम लोगों को कूल इन्वायरमेंट में जाना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के ज़रिए इन चीज़ों को सेंस करते हैं और
उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सेम उसी तरह की चीज़ें किसके अंदर की जाती है, मशीन्स के अंदर की जाती है बाय यूजिंग योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन डीप लर्निंग यूटिलाइजेशन रियली अ बिग न्यूरल नेटवर्क एंड लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द डेटा फॉर एप्लीकेशन सच एज इमेजेस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अभी जो इमेज रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स अ मेन फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन फीचर है जहाँ पर इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फेस लॉक सिस्टम है आपके मोबाइल फ़ोन की, दैट फेस लॉक सिस्टम इज कम अंडर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर इमेज को मतलब आप लोग आपके फ़ोटो के आपके खुद के चेहरे को एज अ फेस को, आपके फेस को लॉक सिस्टम के अंडर रखते हो और वो बराबर आपके फेस को ही डिक्टेट करता है, किसी और के फेस से मोबाइल ओपन नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें है जहाँ पर इमेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिकॉग्नाइज करके फिर वहाँ पर जो आपका मोबाइल है उसका लॉक ओपन किया जाता है। सो दिस थिंग कम अंडर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे घर पे अगर कोई आता है तो हम लोग जो दरवाजे के ऊपर जो दूरबीन लगा होता है उससे हम लोग पहले देखते हैं कौन आया है, अगर कोई पहचान का होगा तभी हम लोग डोर ओपन करते हैं ना। तो सेम उसी तरह का वर्किंग जो है आपकी मोबाइल के अंदर भी होता है। जो इमेज आप लोगों ने, जो फेस आप लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, सेव करके रखा है, अगर उस फेस को मैच होने वाली ही इमेज अगर कंप्यूटर या मोबाइल रिकॉग्नाइज करता है तभी जाके जो मोबाइल है आपका वो क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है या वर्क कर सकता है। सेम टेक्निक आती है आपकी स्पीक रिकॉग्निशन में, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक मतलब क्या है, जैसे हम लोग जो ये गूगल असिस्टेंट वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें बोलते हैं और हम लोग जो बोल रहे हैं उसको गूगल रिकॉग्नाइज करके उन वर्ड्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और उसको सर्च करके हम लोगों को उसके आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो दिस ऑल्सो कम अंडर योर स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक। सो दिस इज द टाइप ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, cognitive computing is about creating a natural human-like interaction, including using the ability to interpret speech and respond it. So this is actually the example of your गूगल असिस्टेंट। ओके, सो इन गूगल असिस्टेंट, जो गूगल असिस्टेंट होता है वहाँ पर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग यूज़ की जाती है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग मतलब क्या, जहाँ पर नेचुरल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन होती है। तो मतलब गूगल असिस्टेंट के ऊपर आप लोग कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, मतलब आप आपके गूगल असिस्टेंट को कोई भी लैंग्वेज पे सेट कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आप अच्छे से बोल पाओ आप उस लैंग्वेज में उस गूगल असिस्टेंट को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर विजन एम्प्लॉयज द पैटर्न रिकॉग्निशन एंड डीप लर्निंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ पिक्चर्स, वीडियोज एंड टू इनेबल द मशीन्स टू यूज द रियल टाइम इमेज टू मेक सेंस व्हाट्स अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जैसे मैंने ये प्रोडक्ट को मतलब ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और मैंने कार्ट में ऐड करके रखा, तो उसके बाद आप लोग जब भी इस प्लेटफॉर्म को ओपन करोगे या फिर जैसे आपने फेसबुक के ऊपर ये ऐड देखी और आपने वहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करके रखा, तो बाद में कुछ दिनों तक फेसबुक आपको हमेशा इसी चीज़ को या इसी से सिमिलर चीज़ों को दिखाएगा, जहाँ पर जो प्राइस है वो डाउन रहेगी या फिर प्राइस वहाँ पर कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इस फॉर्म में आपको क्या किया जाएगा, उसी सिमिलर डेटा को दिखाया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कम अंडर यूअर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर कंप्यूटर खुद एक रिकॉग्नाइज पैटर्न रखेगा, जहाँ पर डीप लर्निंग रहेगी यूज़र के बारे में, मतलब यूज़र कौन से पिक्चर्स सर्च करता है, कौन से वीडियो सर्च करता है, कौन से रियल इमेजेस सर्च करता है, कौन सा डेटा हर बार एक्सेस करता है, और उसी तरह का डेटा उसको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। देन लास्ट इज योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। जैसे गूगल असिस्टेंट है जो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी आप लोग कोई भी आपकी खुद की लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। मराठी में कंप्यूटर को, मोबाइल को हैंडल कर सकते हैं, हिंदी में, उर्दू में, हम लोग कोई भी लैंग्वेज में मोबाइल को सेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल के ऊपर भी जो डेटा है हम लोग उसको मराठी में सर्च कर सकते हैं या फिर उसको
जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई है, दिख रहा है। जैसे अगर मैं हिंदी सिलेक्ट करती हूँ तो जो गूगल है वो हिंदी में आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ किस में आ जाएगा, हिंदी के अंदर आ जाएगा, ओके। वही अगर आप लोग इसको मराठी के अंदर शिफ्ट करते हैं, जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मराठी के अंदर आ जाता है। तो आप लोग आपके हिसाब से नेचुरल लैंग्वेजेस भी क्या कर सकते हो, आपके इंटरनेट के अंदर यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करता है ना। जैसे अगर हम लोग कोई काम ह्यूमन को परफॉर्म करने के लिए दे, ठीक है, जैसे कोई वेटर है, अगर उस वेटर को हम लोग कुछ करने के लिए या कुछ काम अगर हम लोग उसको असाइन करें, है ना, तो अगर वो काम करते वक्त जैसे हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है तो वो लाते वक्त लाने के लिए हो सकता है उसको ज़्यादा समय लगे, या फिर वो प्रॉपरली हाइजेनिक ना हो, तो हम लोगों को जो फूड सर्व होगा वो अनहाइजेनिक रहेगा, बराबर है कि नहीं। तो ह्यूमन जब भी कोई काम करेगा तो उस काम के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स रहेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें गलत रहेगी, पर अगर वही चीज़ें हम लोग थ्रू दी मशीन परफॉर्म करें, देन यूर मशीन विल परफॉर्म इट विद द 100% ऑफ द एक्यूरेसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो ह्यूमन एरर जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाती है। उसके बाद डिजिटल असिस्टेंट सर्विस, जो ऑलरेडी आपको मैंने गूगल असिस्टेंट के बारे में बताया है, तो आप लोग विदाउट टाइपिंग और विदाउट डूइंग एनीथिंग हम लोग थ्रू दी स्पीच हम लोग बात करके भी मोबाइल के साथ क्या कर सकते हैं, इंटररिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच, वहाँ पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, आपके मोबाइल को ओवर दी लैंग्वेज, मतलब आप लोगों को कुछ भी चीज़ों को टच करने की या मोबाइल को टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ थ्रू दी स्पीच मतलब बात करके ही आपके मोबाइल को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद फास्टर डिसीजंस लेने की टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जैसे इसको कोई काम बताया जाए तो ये तुरंत करता है, वो सोचते बैठता है कि ये काम मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, है ना। जैसे हम लोग उसको कैलकुलेशंस करने के लिए देते हैं तो फट से हम लोगों को कैलकुलेशंस मिल जाते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर अगर हम लोग कपड़े वॉश करने के लिए रखते हैं तो फट से वॉशिंग मशीन वर्क करना शुरू करती है। वो सोचते बैठती है क्या कि नहीं अभी तो 2 बजे है, फिर मैं 3 बजे काम शुरू करूँगी या कुछ बाद में करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनरीज है तो वो जो है डिसीजन फास्टर लेती है और वर्क को तभी के तभी कंप्लीट करके देती है। और उसके बाद डेली एप्लीकेशंस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। डेली एप्लीकेशन मतलब क्या, जैसे मैंने आपको अभी तक जो बताया है, जैसे ओके गूगल है, एप्पल का सीरी है, विंडोज़ का कॉर्टिना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप लोग डेली एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। मतलब आप लोग लोकेशन सर्च करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फ़ोन कॉल्स करने के लिए, कोई मैसेजेस आए हैं उनका रिप्लाई देने के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल को आपके डिजिटल असिस्टेंट को, ओके, मतलब जैसे गूगल हो गया, सीरी हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो सारे थे ये एडवांटेजेस थे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है चीज़ों को डेवलप करने के लिए। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे अगर मुझे कोई मशीन बनानी है, जैसे है ना, हम लोगों को अगर कोई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनानी है जो ऑटोमेटिकली कपड़ों के जो स्टेन्स है उनको डिटरमाइन करेगा, उस हिसाब से वॉशिंग को सेट करेगा कि उसको कपड़ों को स्ट्रांगली वॉश करना है, लाइटली वॉश करना है, कपड़ों के टेक्सचर को देख के उसको सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली वॉशिंग मेथड कैसा
कैसा रहेगा, कितना डिटर्जेंट यूज़ करना है, कितना वाटर यूज़ करना है। तो अगर हम लोगों को एकदम स्मार्ट वॉशिंग मशीन डेवलप करनी है तो उसके लिए हम लोगों को जो प्रोग्रामिंग रहेगी वो बहुत ज़्यादा हद तक कॉम्प्लेक्स रहेगी और कॉस्ट जो रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उस चीज़ की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम लोग ऐसी इफ़िशियंट चीज़ मार्केट में लाते हैं तो कपड़े धोने का जो काम अभी तक मतलब जो कुछ भी लोग करते थे जिसकी वजह से उनको कमाई होती थी या उनको पैसे मिलते थे, तो वॉशिंग मशीन आने की वजह से उनके जॉब्स चले गए हैं, उनकी जगह पे वॉशिंग मशीन काम कर रहे हैं। तो वो लोगों के लिए क्या हो गया, इट्स अ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आज जैसे हम लोगों ने होटल्स के अंदर भी देखा, जो वेटर्स की जगह पे अभी रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो रिप्लेस्ड हो रहा है, मतलब लोग रिप्लेस्ड हो रहे हैं मशीन की वजह से, और वहाँ पर लोगों की जगह पे मशीन वर्क कर रही है ना। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ योर लास्ट टॉपिक इज़ 5G। ओके, सो 5G मतलब क्या होता है, जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है 3rd जनरेशन इंटरनेट, 4th जनरेशन इंटरनेट, फिलहाल हम लोग 4th जनरेशन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद अभी हम लोग 5th जनरेशन इंटरनेट यूज़ करेंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में 6th जनरेशन 7th जनरेशन इंटरनेट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। अभी ये जो जनरेशन है इंटरनेट की, ये जनरेशन क्यों आती है, सो दिस जनरेशन आर डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इंटरनेट। मतलब जहाँ पर अभी मुझे एक वीडियो सेंड करने के लिए अगर 15 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, जैसे ये तो अभी तक गया ही नहीं है, ठीक है, तो अगर हम लोगों को एक वीडियो या एक फ़ोटो या कोई भी डेटा सेंड करने के लिए अगर 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो हम लोग अगर नेटवर्क की जनरेशन को अपग्रेड कर दे तो ऑटोमेटिकली वो टाइम जो है ना, उस टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो 5th जनरेशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।